नमस्कार दोस्तों, झुंझुनू कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल द जेसीसी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन थोड़ा सा टॉपिक लेके चलते हैं भारतीय इतिहास एवं राजवंश। प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित अपन कुछ बिंदु देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हैं चार। यानी हम प्राचीन भारत के इतिहास को है कहां से जान सकते हैं, कहां से उसके बारे में अपन जानकारियां हैं वो संग्रह कर सकते हैं। इसमें चार स्रोत बताए गए हैं। चार प्रकार से हम प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि ऐतिहासिक ग्रंथ यानी वेद, ऐतिहासिक ग्रंथ यानी कि वेद आते इसमें। वेद हैं वो चार प्रकार के हैं। वेदों की संख्या कितनी है? चार हैं। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें पुरातत्व महत्व के स्रोत हैं, जैसे अभिलेख है, शिलालेख हैं, ये आ जाएंगे इसमें, अभिलेख शिलालेख। तीसरा आ जाएगा साहित्य ग्रंथ हैं जो अपने प्राचीन इतिहासकारों के द्वारा किताबें जो लिखी गई हैं, विदेशी यात्री आए थे वो हैं। साहित्यिक स्रोतों में धर्म ग्रंथ हैं अपने, है ना। उसके बाद में है विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो विदेशी यात्री जो आए थे वो अपने इतिहास में उन्होंने भी लिखा था भाई, जो उन्होंने देखा, भारत की संस्कृति देखी, यहाँ का शासन देखा, यहाँ का राजकाज देखा, क्या था क्या नहीं था, वो भी अपने आप में क्या है, इतिहास के स्रोत के रूप में माने जाते हैं। तो विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो मूल रूप से अपन भारत के इतिहास को है ऐतिहासिक ग्रंथ वेदों से जानते हैं, पुरातात्विक स्रोत अभिलेख व शिलालेखों से जानते हैं, साहित्यिक स्रोत धर्म ग्रंथों से जानते हैं, और विदेशी यात्रियों के लिखी गई किताबों के माध्यम से, उनके ग्रंथों के माध्यम से हम जान सकते हैं। हम पहला बिंदु लेके चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वेदों की संख्या 4 है। इसमें पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। प्रश्न बहुत बार नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद के अंदर खास बात क्या है? इसमें 10 मंडल हैं। मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। बहुत बार पूछा गया है मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। और एक खास बात है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपन ने स्कूलों में, आप स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों से, हम भी अपन सब मिलके गायत्री मंत्र करते हैं। तो गायत्री मंत्र है, ये कहां से लिया गया है, कहां पर है गायत्री मंत्र? तो आप देखेंगे कि ये जो मंडल है, मंडल का जो तीसरा जो मंडल है, यहां से गायत्री मंत्र का उच्चारण है वो लिया गया है। यानी ऋग्वेद के 10 मंडलों में तीसरा जो मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का वर्णन अपने को मिलता है। अब आता है, ऋग्वेद के अंदर है 4 जातियों का वर्णन किया गया है। 4 जातियां बताई गई हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण हैं जो शिक्षादान का काम करते थे, क्षत्रिय हैं शासन संभालते थे, है ना, वैश्य हैं और शूद्र हैं, ये शूद्र सबसे निम्न कास्ट में आती थी। ठीक है। आयुर्वेद है, उसको ऋग्वेद से संबंधित माना जाता है। यानी आयुर्वेद का संबंध कौन से वेद से, प्रश्न पूछ लिया जाए कि आयुर्वेद का संबंध कौन से वेद से है, तो ऋग्वेद से हम इसका संबंध मानते हैं। ये अपना एक वेद हो गया। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यही है, सबसे प्राचीन, 10 मंडल, 1028 इसमें सूक्त है। अब आता है नंबर 2, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित मंत्र उच्चारण पाए जाते हैं। देखो, यजुर्वेद में वेदों के मंत्र उच्चारण पाए जाते हैं। देखो, ये से क्या करेंगे? ये से यज्ञ मिला देंगे। आप क्या करेंगे? ये से यज्ञ। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यज्ञों के मंत्र उच्चारण कौन से वेद में पाए जाते हैं, या यज्ञ कांड, कर्म कांडों से संबंधित, यज्ञों से संबंधित, है ना, यज्ञों से संबंधित उच्चारण है वो कौन से में है? यजुर्वेद में है। अब इसकी खास बात, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कौन सा जो वेद है जो
गद्य पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। गद्य पद्य मतलब अपने छंद शास्त्र में छंदों के रूप में भी और उसका वर्णन के रूप में भी, है ना। तो गद्य और गद्य पद्य रचना में लिखा जाने वाला है यजुर्वेद है। गद्य और पद्य, गद्य ये, पद्य ये, यजुर्वेद ये। तो गद्य पद्य रचना में कौन सा? यजुर्वेद लिखा गया है। और गद्य पद्य में दोनों में जो सम्मिलित जो अपनी रचना होती है वो वन वर्ड हिंदी में आता है कई बार, जिसको चंपू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंपू। गद्य पद्य से मिश्रित रचना लिखी गई होती है उसको चंपू कहते हैं। अब आता है अपना सामवेद। सामवेद से संगीत, देखो इस सह से क्या निकाल देंगे अपन? संगीत निकाल देंगे। यानी प्रश्न पूछा जाएगा भारत किस वेद के अंदर संगीत का ज्ञान है, या संगीत का जनक कौन से वेद को कहते हैं? तो सामवेद को। संगीत सामवेद, संगीत सामवेद, संगीत सामवेद कर देंगे अपन, इसको संगीत का जनक कहा जाता है। अब आता है चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद है, इसमें चिकित्सा, तंत्र मंत्र, जादू टोना सबसे नवीन वेद भी है। यानी अथर्ववेद में क्या है? चिकित्सा है, तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, ये तो इसके अंदर मिलते हैं और ये सबसे नवीन भी है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, सबसे नवीन ग्रंथ अथर्ववेद है। ठीक है, इस प्रकार से इन ग्रंथों के माध्यम से हम भारतीय इतिहास को जानने के लिए अनेक सारी अपन जानकारी है यहां से अपन ले सकते हैं। अब आता है इसके बाद में ऐतिहासिक ग्रंथ के बाद में आता है पुरातात्विक स्रोत, यानी अभिलेख और शिलालेख। अभिलेख और शिलालेखों से भी अपने को भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं पुरातात्विक स्रोत, इसमें पुरातात्विक स्रोत में क्या है? अभिलेख व शिलालेख हैं। जूनागढ़ का अभिलेख या गिरनार का अभिलेख रुद्रदमन से संबंधित है। अथी गुम्फा अभिलेख है, वो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख है, वो प्रतिहार नरेश बौद्ध से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख है, वो मालव नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। और मेहरौली स्तंभ है, वो चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। तो यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है वो किस राजा से संबंधित है? यानी रुद्रदमन से संबंधित है। खारवेल का बहुत प्रसिद्ध नाम रहा है, खारवेल का है, यशोवर्मन है, समुद्रगुप्त, वैसे तो सभी अपने अपने स्थान पे फेमस ही हैं। तो जैसे कि कई बार ये पूछा जाता है ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश बौद्ध से संबंधित है और मेहरौली स्तंभ है वो चंद्रगुप्त से संबंधित है। अब अपन अपना अगला टॉपिक लेते हैं, तीसरा है साहित्यिक स्रोत एवं ग्रंथ। साहित्यिक स्रोत एवं ग्रंथ है, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। साहित्यिक स्रोत जिसमें अपने आ जाएंगे धर्म ग्रंथ आ जाएंगे। जैसा कि धर्म ग्रंथ में अपन मानते हैं कि जातक के ग्रंथ है, एक जातक ग्रंथ जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। एक ग्रंथ है जातक ग्रंथ, जातक ग्रंथ। इसमें क्या है? इसमें भगवान बुद्ध के जीवन की कहानी इसमें है। जातक ग्रंथ में क्या है? भगवान बुद्ध के जीवन की कहानी इसमें है और भगवान बुद्ध के जीवन में भी कौन सी है? पूर्व जन्म की, पूर्व जन्म से संबंधित इसमें क्या है? कहानी है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि जातक ग्रंथ में क्या है, तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक ग्रंथ में मिलती है। अब जातक ग्रंथ है अपने बौद्ध धर्म है, भगवान बुद्ध से क्या है? बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध
बौद्ध धर्म से। अब बौद्ध धर्म है, आपको पता हो कि दो शाखाओं में बढ़ गया था। एक तो हीनयान, दूसरी शाखा बन गई थी अपनी महायान। हीनयान और महायान दो शाखाओं में क्या है, बौद्ध धर्म है, ये बढ़ गया था। हीनयान ग्रंथ है वो कथा वस्तु बुद्ध का जीवन है। हीनयान ग्रंथ की जो कथा वस्तु है, हीनयान में क्या है, इसकी जो कथा वस्तु है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अपना जो बुद्ध का है उसका जीवन, बुद्ध का जीवन ग्रंथ कथा वस्तु। हीनयान ग्रंथ की कथा वस्तु में क्या मिलेगा, कथा वस्तु में बुद्ध का जीवन है ना, इसमें हीनयान में क्या है, बुद्ध का जीवन। अब एक है इसमें आगम। आगम क्या कहलाते हैं, आगम है जैन साहित्य को कहते हैं। आगम किसको कहते हैं, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। पूछ लिया जाए आगम किसे कहा जाता है, तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। एक है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र क्या है, कल्पसूत्र है वो जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास है। कल्पसूत्र में क्या मिलता है, जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र में मिलता है। अब जैसे पूछ लिया जाए कि भाई जातक ग्रंथ में क्या है, भगवान बुद्ध के जीवन यानी पूर्व जन्म की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा गया एक बार का कि भगवान बुद्ध के जीवन के पूर्व जन्म की कहानी है जो कथा है वो कौन से ग्रंथ में मिलेगी, जातक ग्रंथ, आगम ग्रंथ, कल्पसूत्र ऐसे दे देंगे। तो अपने को क्या करके आना है, जातक ग्रंथ में भगवान बुद्ध के जीवन के पूर्व जन्म की कहानी इसमें मिलती है। आगम में जैन साहित्यों का आगम कहा जाता है और कल्पसूत्र में जैन साहित्य की प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान अपने को कल्पसूत्र से होता है। अब बात करते हैं अपन अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी वो पाणिनि की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की। अष्टाध्यायी है ये पाणिनि की बहुत प्रसिद्ध रचना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, ये पाणिनि की, ठीक है। अष्टाध्यायी है ये पाणिनि की रचना है। ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। ये क्या है, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक इसको माना जाता है। अष्टाध्यायी को व्याकरण विद्या पाणिनि जी द्वारा ये लिखी गई है। इसके अंदर क्या है, मौर्य पूर्व तथा मौर्य युगीन राजनीतिक जानकारी इसमें मिलती है। अष्टाध्यायी में क्या है, मौर्य काल था उससे पूर्व व मौर्य युगीन राजनीति की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी में मौर्य युगीन राजनीति की जानकारी इस अष्टाध्यायी में मिलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई दफा तो यही पूछते हैं, इसी को इंपॉर्टेंट मानो आप। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की रचना है। ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और मौर्य पूर्व व मौर्य युगीन राजनीति की जानकारी इसमें अपने को प्राप्त होती है। इसके बाद में आती है एक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रचनाएं जो भी आ रही हैं। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, यह है साहब कौटिल्य की रचना है। अर्थशास्त्र की रचना किसकी है, ये कौटिल्य की है। और कौटिल्य को कई नामों से, उपनामों से भी जाना जाता है। चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य को किस नाम से जानते हैं, कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं और कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है।
तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य को और किस नाम से जानते हैं। कौटिल्य को चाणक्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या मिलता है, अर्थशास्त्र में मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है ना। अर्थशास्त्र में क्या मिलता है, मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी, यानी मौर्य कालीन राजनीति की जानकारी इसमें मिलती है। मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी किसमें मिलती है, अर्थशास्त्र में मिलती है। और अष्टाध्यायी में मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन की राजनीति उसमें मिलती है। और अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। कौटिल्य बड़े ही राजनीतिज्ञ रहे हैं, यानी कि ये ऐसे राजनीतिज्ञ जो अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आशा भी नहीं की जा सकती थी कि कौन हार सकता है और कौन जीत सकता है, ये कला अपने कौटिल्य के साथ में थी। अभी भी जो तकड़ा राजनीति का जादूगर है ना, उसको क्या कहते हैं, चाणक्य कहते हैं। जो अंदरूनी ऐसी चाल चले जिसको खबर भी नहीं लगे किसी की और वो जीत में बदल जाए, तो उसको चाणक्य नीति कहते हैं, है ना। इसलिए इसको चाणक्य भी कहते हैं, राजनीति का चाणक्य, है ना। तो ये राजनीति के चाणक्य के रूप से भी जाने जाते हैं। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त इसको कहा जाता है, तो इसके उपनाम हैं। इसके बाद में एक आती है राजतरंगिणी, कलहण, राजतरंगिणी राजतरंगिणी कहो या राजतरंगिणी, अणाणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजतरंगिणी भी आता है कई बार इसका नाम, राजतरंगिणी। तो ये अणी कर दो चाहे अणी कर दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजतरंगिणी है, ये किसकी है, कलहण की रचना है ना। कलहण भी बहुत अच्छे इतिहासकार रहे हैं। राजतरंगिणी किसकी रचना, कलहण की है। और एक बार पूछा गया था कि कलहण द्वारा रचित राजतरंगिणी में, है ना, कहाँ के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी इसमें मिलती है। कश्मीर का इतिहास है ये इसमें मिलता है। राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास मिलता है दोस्तों, कश्मीर का इतिहास। बात करें राजतरंगिणी जो कलहण के द्वारा लिखी गई है, इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। कश्मीर के इतिहास की अपने को जानकारी यहाँ पर मिलती है राजतरंगिणी के द्वारा, और ये संस्कृत भाषा में रची गई है। राजतरंगिणी की भाषा क्या है, भाषा पूछे राजतरंगिणी की तो संस्कृत भाषा इसकी मानी क्या जाएगी है। तो ये अपने 3 अच्छे ग्रंथ हो गए। अष्टाध्यायी पाणिनि की है, ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। मौर्य युगीन राजनीति की जानकारी इसमें मिलती है। मतलब ज्यादातर क्या करते हैं, यदि ये ऑप्शन गायब कर दें, ये दे दें और तीसरा दे दें, इसमें से कोई नहीं तो बच्चा कोई नहीं करके आएगा। क्यों, ज्यादातर फेमस क्या है ये कि ये संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तो व्याकरण में मौर्य पूर्व मौर्य युगीन राजनीति कहां से आ गई है, तो ये भी देखना पड़ेगा। अर्थशास्त्र है, ये कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, और चाणक्य राजनीति का जादूगर भी था ये। राजतरंगिणी कलहण की रचना है। इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अब अपन करते हैं दोस्तों विदेशी यात्रियों का वर्णन। थोड़ा सा विदेशी यात्रियों का वर्णन अपन करके देखेंगे, जो इसके अंतर्गत आता है, साहित्य के अंतर्गत, अपने इतिहास जानकारी के अंतर्गत आता है। ये हो गए अपने साहित्य स्रोत, ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुस्तकें वगैरह इसमें आ गई हैं। अब अपन करते हैं विदेशी यात्रियों का वर्णन। अपना 4 नंबर वाला आ गया है, ये हो गए हैं पुरातात्विक अभिलेख, हो गए हैं साहित्यिक स्रोत, धर्म ग्रंथ हो गए हैं। अब अपन लेते हैं 4 नंबर विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों का वर्णन, यानी भारत के इतिहास को जानने में
विदेशी जो यात्री आए थे उनका वर्णन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदेशों से जो यात्री आए थे उन्होंने यहाँ पर घूमा, देखा, यहाँ के राजा महाराजाओं का शासनकाल देखा, यहाँ की कला संस्कृति देखी और उन्होंने अपनी पुस्तकों में उनको लिख दिया, जो एक इतिहास के रूप में उनको मान्यता दी गई है। जैसे बहुत सारे आए थे, फाहियान आया था, हर्षवर्धन आया था, इत्सिंग आया था, है ना। तो इस प्रकार से जो विदेशी यात्री आए थे उनका वर्णन हम यहाँ पर एक एक करके करते हैं। पहला है, जैसा कि अपन इतिहास की बात करते हैं, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका है ये एक ग्रंथ है जिसका रचनाकार है हेरोडोटस। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक पुस्तक है जिसको हिस्टोरिका के नाम से जानते हैं। और हिस्टोरिका के रचनाकार कौन है? रचनाकार इसको हेरोडोटस कहते हैं। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक भी कहते हैं। इतिहास का जनक या इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। ये इसकी रचना है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि किसे इतिहास का पिता या इतिहास का जनक कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। एक रचना आती है दोस्तों, मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। एक विदेशी यात्री आया था अपना मेगास्थनीज है, ये विदेशी यात्री आया था, इसकी रचना है इंडिका। इसने एक रचना लिखी थी, इसकी रचना का नाम है इंडिका। इस इंडिका से भी भारतीय इतिहास की बहुत सारी जानकारी यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं। बात करते हैं मेगास्थनीज की, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये जो मेगास्थनीज है ये कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। कुछ बात की जाए कि भाई ये किसका राजदूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था ये? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। बात करते हैं कि मेगास्थनीज है ये किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये दरबार में पधारे थे, आकर के यहाँ पर रहे थे। यहाँ रह करके इसने, है ना, भारतीय इतिहास की जानकारी को संकलन किया था। तो पूछ लिया जाए मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज मौर्य किसके? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? मौर्य। बल्कि मोटे मोटे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कई बार तो कि किसके शासनकाल में आया था, बताओ। इंडिका तो धरी रह गई, है ना। तो मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था और इसने रचना लिखी थी इंडिका। अब अपन बात करते हैं टोलमी की। टोलमी ने भारत का भूगोल लिखा था। इसके बाद अपन बात करते हैं टोलमी है ये भूगोल वेता हैं, और इन्होंने भारत का भूगोल के नाम से एक रचना लिखी थी। टोलमी की रचना का नाम है भारत का भूगोल। एक आता है प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री इसने लिखी थी। प्लिनी ने क्या लिखी थी? नेचुरल हिस्ट्री की रचना है वो प्लिनी ने की थी। एक आता है डाइमेकस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइमेकस बिंदुसार के दरबारी कवि थे। कौन थे? डाइमेकस हैं वो बिंदुसार के दरबारी थे। डाइमेकस वो बिंदुसार के दरबार में थे या उसके दरबारी थे, दरबार में रहे थे। डाइमेकस वो किसके दरबार में थे? बिंदुसार के दरबार में थे। अब आता है टावर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा के लिखेंगे चाहे आप। फाहियान है वो किसके शासनकाल में आया था? फाहियान। विदेशी यात्रियों में अगली कड़ी में अपन देखते हैं, फाहियान की चर्चा करते हैं। फाहियान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे।
इनकी जो रचना है वो फोक्यूची, FOKUE, इसकी इनकी जो एक रचना लिखी थी इसने, रचना का नाम है HOKUO, फोक्यूची, फोक्यूची। इसका मतलब होता है बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख, है ना, बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख इसको माना जाता है, ये फोक्यूची। अब आता है हेनसांग, हवेनसांग, हेनसांग बोलते हैं इसको। तो हेनसांग है, ये किसके शासनकाल में आए थे? हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हेवेनसांग से ले जाओ आप हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, है ना। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। और मेगास्थनीज मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। तो हल्का फुल्का इनको आपको याद रखना रहेगा। मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के, और फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के और फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। और हवेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हवेनसांग की बहुत ही फेमस रचना है सीयू की, बहुत बार पूछा है। हवेनसांग की रचना है, इसकी एक रचना है, रचना कई बार पूछी जाती है, सीयू की किसकी रचना है? सीयू की, है ना। सीयू की रचना किसकी है? हवेनसांग की रचना है सीयू की। एक बार फिर से देख लो दोस्तों, इससे पहले आया था मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हवेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, है ना। तो और इसके फाहियान की रचना है फोक्यूची और हवेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो हवेनसांग की रचना है सीयू की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार की आ चुकी है ये। हवेनसांग की है सीयू की। अब बात करते हैं अपन हर्षवर्धन की। हवेनसांग के साथ साथ में जो हर्षवर्धन है ये भी एक अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने क्या है कई रचनाएं लिखी थी, जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागादंड, है ना। प्रियदर्शिका, इनकी जो रचना है वो है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद है, ये नागानंद, है ना। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। दोस्तों ये जो इसकी प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद है, ये इसके 3 नाटक हैं। प्रियदर्शिका और रत्नावली हैं, ये इनकी प्रेम कहानी के ऊपर आश्रित हैं। एक इनके दरबार में रहा करते थे बाणभट्ट का, आपने नाम सुना होगा। बाणभट्ट हैं वो किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे। बाणभट्ट की रचना है बहुत ही फेमस है, हर्षचरित्र, है ना। बाणभट्ट, बात की जाए कि हर्षवर्धन के दरबार में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट ने क्या लिखी थी? हर्षचरित्र की रचना की थी। हर्षवर्धन के दरबार में था बाणभट्ट, तो हर्षचरित्र करके इसकी यशोगाथा करेगा ना। तो ये बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी, जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और इन्होंने कुछ रचनाएं और भी लिखी थी, इंपॉर्टेंट है। कादम्बरी की रचना भी बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट ने ही एक रचना लिखी है, कौन सी? बाणभट्ट की दूसरी रचना है कादम्बरी। माना जाता है कादम्बरी का एक भाग लिखते ही बाणभट्ट की क्या मृत्यु हो जाती है। फिर इसका जो पुत्र है भूषणभुट, इसका पुत्र है इसका दूसरा भाग, है ना। कादम्बरी का फर्स्ट पार्ट तो रचता है बाणभट्ट, और कादम्बरी का सेकंड पार्ट है, कादम्बरी का जो सेकंड पार्ट है वो इसका पुत्र भूषणभुट है, भूषण भट्ट है। कादम्बरी का दूसरा पार्ट रचा जाता है। तो दोस्तों यदि प्रश्न आता है कि कादम्बरी की रचना किसने की, तो बाणभट्ट करेंगे। बाणभट्ट रहेगा तो मान लो बाणभट्ट नहीं आता है तो कादम्बरी की रचना अपन क्या करके आएंगे? भूषण भट्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके पुत्र बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने इसकी रचना का क्या है पूरा किया था।
तो प्रियदर्शी का रत्नावली नागानंद है, ये तो हर्षवर्धन की रचना है। हर्षवर्धन के दरबार में ये लेखक थे बाणभट्ट, इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। एक इसके बाद में कादम्बरी की थी। कादम्बरी के दो भाग हैं, पहला भाग है वो बाणभट्ट ने किया, दूसरा भाग बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने किया था। एक आता है टावरो इत सिंह, किसके शासन काल में था? इत सिंह हर्षवर्धन के। इत सिंह की बात करें अपन तो ये हर्षवर्धन के ही शासन काल में था, ठीक है। तो ये ह्वेनसांग हर्षवर्धन के, इत सिंह हर्षवर्धन के शासन काल में था। पूछ लेते हैं कई बार इत सिंह किसके शासन काल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। यहां से ह्वेनसांग की है जो रचना ज्यादा पूछी जाती है। अब बात करते हैं अपन अलबरूनी की, है ना। अलबरूनी, अलबरूनी भी कहते हैं इसका और अलबिरूनी भी कहते हैं इसको। वैसे तो इसका नाम और भी बड़ा है, अलबिरूनी। इसको शॉर्ट में क्या कर दिया? अलबरूनी कर दिया। ये अलबरूनी है, ये किसके साथ में भारत आया था? महमूद गजनी के साथ में भारत आया था। इसका प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अलबरूनी जो इतिहासकार है ये किसके साथ में आया था? ये गजनी के, मोहम्मद गजनी के साथ में ये भारत में आया था। और इसने एक रचना लिखी थी, किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद, यानी इनकी रचनाएं वो किस किस नाम से जानते हैं? किताब ए हिंद तहकीक ए हिंद। अलबरूनी की रचना है किताब ए हिंद तहकीक ए हिंद और भारत की खोजबीन, को रचना का एक नाम है भारत की खोज। ये ज्यादा प्रश्न ये आता है अलबरूनी है वो किसके साथ में भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ में भारत आया था। ये आपके हो गए हैं विदेशी यात्रियों का वर्णन, यानी हम विदेशी यात्रियों के जो रचनाएं लिखी हैं उनके माध्यम से भी भारत के इतिहास को हम जान सकते हैं। जैसे कि मेगस्थनीज आया था, फायान आ गए, ह्वेनसांग आ गए, इत सिंह आ गए, अलबरूनी आ गए हैं। तो ये किसके शासनकाल में आए थे? इन राजाओं का शासनकाल कैसा था, यहाँ की जनता कैसी थी, यहाँ की कला संस्कृति कैसी थी, तो ये सब चीजें इन्होंने अपनी बुक्स में लिखी हैं, जहां से हम जानकारी भारतीय इतिहास की प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत 4 हैं। 4 में ऐतिहासिक ग्रंथ, वेदों से हम जान सकते हैं भारत के इतिहास को, पुरातात्विक स्रोत अभिलेख शिलालेखों से हम जान सकते हैं, साहित्यिक स्रोत धर्म ग्रंथों से हम जान सकते हैं, और विदेशी यात्रियों का वर्णन विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, वहां से भी हम भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी की कुछ सार गर्भित मैंने जानकारी आपको दी है। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी ऐसी ही जानकारी आपको द जेसीसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती रहेंगी। अब अपन आगे की कड़ी में बात करते हैं भारत के इतिहास से संबंधित प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु नदी घाटी सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था? मानव ने इतिहास की घटना अलिखित छोड़ दी, यानी जो भी इतिहास था वो होता गया, घटता गया, उसका कोई लिखित में वर्णन कहीं पे नहीं मिलता है। तो आपसे प्रश्न पूछें कि किस काल में मानव की इतिहास की घटनाएं हैं वो अलिखित रह गई हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में रह गई हैं। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिसमें मानव ने कार्य किए, जो भी किया और भूल गया, उसको कोई लिखित में कहीं वर्णन इसका मिलता नहीं है। अब आता है अपने प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहते हैं आद्यकाल। 2 नंबर का आता है आद्यकाल। आद्यकाल में क्या होता है? इतिहास लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। आज भी बहुत से अभिलेख ऐसे हैं, है ना, अशोक के अभिलेख बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आज भी पढ़ा नहीं जा रहा है, अपढ़ ही है वो। जैसे कि आद्यकाल में लिखा तो गया पर पढ़ा नहीं जा सका। उसकी भाषा क्या है, किस लिपि में लिखे हैं, ये
अभी भी कुछ हद तक कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिनको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसके बाद में आता है इतिहास काल। इतिहास काल में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, अच्छी तरीके से लिखा और पढ़ा भी गया, ये इतिहास काल होता है। इस इतिहास काल में पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल को दो हम भाग देखते हैं। इसके पूरा पाषाण काल का भाग है प्रागैतिहासिक काल का पहला युग कहलाता है। ये पूरा पाषाण काल है वो क्या है, प्रागैतिहासिक काल का पहला भाग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस काल की एक खोज है, वो है आग का आविष्कार। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ, पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल, है ना। तो ये तो बहुत पुरानी है। तो ये आग का जो आविष्कार है ये पूरा पाषाण काल में हो चुका था। आग का जो आविष्कार है ये पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार कहाँ हुआ, पूरा पाषाण काल में हुआ। अब आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज सारी दुनिया संसार है वो प्रगति कर रहा है, ये इसी के दम पे है। कल्पना कीजिए कि पहिया थम गया तो सारा मतलब ये समझो सृष्टि बंद हो गई है। पहिया यदि नहीं होता, पहिया रुक जाए तो सारे ट्रांसपोर्टेशन रुक जाए, आयात निर्यात रुक जाए, हमारा आना जाना रुक जाए, है जो भी खाने पीने के सामान कहीं दूर से आते हैं वो रुक जाएंगे। एक प्रकार से यूं मतलब दुनिया रुक सी जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा जो आज जो आप विकास देख रहे हो, हम ऊपर जा रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, पहिया का कमाल है। हम तेज गति से जा रहे हैं, पहिया का कमाल है। हम घंटे में यहाँ से वहां दिल्ली पहुंच जाते हैं, पहिया का कमाल है। 250, 300, 450 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेनें चलाई जा रही हैं, पहिए का कमाल है। सब के सब कमाल किसके हैं, पहिए के हैं। तो ये सबसे जो अच्छा आविष्कार हुआ है, पहिए का आविष्कार है, वो कब हुआ था, नव पाषाण काल में हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है आग का आविष्कार और पहिए का आविष्कार। तो ध्यान रहे दोस्तों, आग का जो आविष्कार है वो पहले हुआ था और पहिए का आविष्कार है वो बाद में हुआ था। कैसे याद रखेंगे, देखो आग का आविष्कार आ वर्णमाला में पहले आता है, आ ई की लाइन पहले आती है तो ये पहले होगा। और पहिया क च ट त प तो बाद में व्यंजन में आ गया ना, तो पहिए का आविष्कार बाद में हुआ था। तो एक तो कंफर्मेशन हो गया ये कि आग का आविष्कार आ पहले आता तो बहुत पहले हो गया था और पहिया प बाद में आता तो ये बाद में हुआ था। अब बात करते हैं इधर पूरा यानी पूर्व का, है ना, नव यानी नया। तो जो बाद में आएगा ना वो नया होगा ना, सीधी सी बात है। तो पहिए का आविष्कार है वो नव पाषाण काल में हुआ था और आग का मतलब पुराना है, तो पुराना पूरा प्रागैतिक पाषाण काल का हो जाएगा, ये नव पाषाण काल का हो जाएगा। तो प्रश्न ऐसा ही पूछेंगे कि भाई आग का आविष्कार है वो कौन से काल में हुआ, पूरा पाषाण काल में या नव पाषाण काल में। तो आप याद करना कि यार सर ने बताया था आग का आविष्कार तो पहले हो गया था, बहुत पुराना है ना, बहुत पुराना है। आग का आविष्कार तो पहले हुआ था, पुराना है तो पूरा पाषाण काल। और पहिए का आविष्कार नया है, पहिए का आविष्कार है ना, पहिया अभी नया नया हुआ है, तो पहिए का आविष्कार नया है तो ये नव पाषाण काल में हो जाएगा। कंफर्म हो गया, दोनों में गलती करनी नहीं है दोनों में। अब पहिए का आविष्कार हुआ, इसके साथ साथ में क्या हुआ था, प्रश्न पूछते हैं कि किस काल में स्थायी निवास की व्यवस्था हो गई थी। यानी एक जगह पहले क्या करता था मानव, आदिकाल की बात है, घूमता रहता था जंगलों में, जहां मिला खा लिया, चला गया, पता नहीं कहां से कहां चला गया। जैसे कि इधर से चल पड़ा कोई हनुमानगढ़ गंगानगर से, जंगलों में चल रहा है, खा रहा है, मिल गया, ये घूमते घूमते बांसवाड़ा आ गया। अब बांसवाड़ा उसका बांसवाड़ा से और चला गया, पूरे पता नहीं कौन से महाद्वीप से कौन से महाद्वीप में चला जाता था। धीरे धीरे क्या हो गया, खेती करना सीखा, पशु जानवर पालना सीखा, घर बना के एक जगह स्थायी रहना सीखा। तो ये प्रश्न जो है अपना स्थायी निवास और कृषि वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि किस काल में मानव ने स्थायी निवास व कृषि का विकास किया था। जब स्थायी निवास हो गया था, कृषि का विकास हो गया था, उस समय आदमी क्या हो गया था, एक जगह पर रहने लग गया था और इस समय पहिए का आविष्कार भी हो गया था। पहिए का आविष्कार, स्थायी निवास और कृषि का विकास है वो एक ही काल में हुआ है, नव पाषाण काल में हुआ है। और इस काल का, नव पाषाण काल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार छोटी एग्जाम से लेके चतुश्रेणी, रीट, बीएसटीसी, पीटीईटी, आरएस, जो भी एग्जाम देंगे उसमें ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार का पूछा जाता है, छोटा है। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था, अपने तांबे धातु का प्रयोग किया है और इसमें तांबे के क्या है, औजार बनाए और कुल्हाड़ी भी बनी है।
अब आता है भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ये अब इसके अंदर अपन लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? 1921 में आर.डी. साहनी द्वारा की गई थी। आर.डी. साहनी मतलब दयाराम साहनी, दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी। आर का मतलब होता है राय बहादुर दयाराम साहनी। आर.डी. साहनी, आर का मतलब राय बहादुर, डी का मतलब दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। 1921 में की थी। और जो 2300 से 2400 से लेकर के 1760 के बीच के इसको माना जाता है। अब अपन दोस्तों लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु नदी घाटी सभ्यता में सिंधु नदी की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सिंधु नदी थी, ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसमें सभ्यता थी क्या? नगरों जैसी बसावट थी, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन सी सभ्यता थी जहां मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी? मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था का होता है मात्र प्रधान, माता का वर्चस्व यहाँ पर जाता। हाँ, और होना भी चाहिए। मैं तो आज भी मानता हूं कि मात्र सत्तात्मक है वो समाज होना चाहिए। माता को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, माता की भूमिका अहम होनी चाहिए, क्योंकि माँ ही है जो अपने को 9 महीने गर्भ में रख करके जो जन्म देती है। तो ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर ये काम था, मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी और सूती ऊनी वस्त्रों का यहाँ पर प्रचलन था। पर्दा प्रथा हुआ करती थी, घूंघट निकालती थी औरतें, जैसा कि शेखावाटी में, सीकर, चूरू, जुन्नों में आज भी औरतें हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों से, जेठ से, ससुर से, सास से इतना घूंघट निकाल के रखती हैं। और देखो दोनों ही तरीके हैं, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो थोड़ी शर्म बनी रहती है, नहीं होना चाहिए तो वह चलता है ये भी। लेकिन हल्का फुल्का पर्दा रह जाए तो भी कोई शर्म की बात नहीं है, और नहीं होगा तो भी शर्म तो आंखों की होती है, पर्दे की नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या था? पर्दा प्रथा थी, जिसको हम एक कुरीति के रूप में मानते हैं, और इसे अब एक्चुअली में देखा जाए तो नहीं होना चाहिए। सबके सब पढ़े लिखे हो चुके हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है सब अपन जानते हैं। पर्दा प्रथा तो पुराने जमाने से वो थी, जो मुगल काल से थी, है ना। जब उनका शासन था तो अपनी लड़कियों को, औरतों को, उनकी सुंदरता को छुपाने के लिए जो घूंघट किया करते थे। तो आजकल अपने कौन घर में कौन ऐसा आदमी है जो अच्छी औरतों को उठा के ले जाएगा? तो सब अपने ही अपने हैं, कोई बाहर का शासक नहीं है। इसलिए ये मेरे हिसाब से पर्दा प्रथा हिसाब से क्या होनी ही नहीं चाहिए। तो इसमें थी ये कुरीति, भी खत्म हो गई है। एक वेश्यावृत्ति का प्रचलन भी हाँ उस जमाने भी था और आज भी है। इसके वो कहते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। बंदरगाह में अपन देखते हैं तो लोथल बंदरगाह है, गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। एक सुतकोतरा है, सुतकोतरा गुजरात में है, ये भी गुजरात का है। लिपि की बात करते हैं अपन दोस्तों कि लिपि कैसी थी? लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। लिपि दो प्रकार से, देखो, एक तो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जो अपन लिखते हैं ये बाएं से दाएं है, इसे ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आता है। एक ये दाएं से बाएं, यूं उर्दू में नहीं लिखते पर इधर से शुरू करते हैं, फिर लाइन इधर से शुरू करते हैं। तो इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो किस दिशा से किस दिशा में लिखी जाती थी? याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बन सकता है यहाँ से प्रश्न। दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यानी कि ऐसे इधर से लिखना शुरू करेंगे, यूं यूं ऐसे उल्टे जाते थे, फिर लाइन यहाँ आती थी ऐसे करके, ठीक है। तो ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अब बात करते हैं प्रमुख स्थल, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख स्थल कौन से थे? देखिए, मोहनजोदड़ो जो अभी पाकिस्तान में है, यहाँ पर मोटा मोटे देखेंगे अपन, फिर इसका स्पेशल टॉपिक लेके आएंगे, उसमें मैं इसको देखूंगा, पढ़ाऊंगा। जैसा कि मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े अन्नागार और स्नानागार वहां पर पाए गए हैं, इनकी विशेषता है। हड़प्पा पाकिस्तान में ही है, यहाँ एक सरंगी पशु, एक सींग वाले पशु की मोहरें हैं वो मिली हैं। धोलावीरा गुजरात में है, 2021 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया है। रंगपुर गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, ये बंदरगाह भी है, यहाँ पर चावल के दानों के अवशेष मिले हैं। सुरकोतरा गुजरात में है। कालीबंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसका तो अलग से क्लास पूरी आधा घंटा की मैं अलग से लेके आऊंगा।
अभी बस इतना ही समझ लीजिए आप। कालीबंगा सभ्यता है, ये हनुमानगढ़ में है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें यहाँ पर मिली हैं। यहाँ से तो और भी बहुत सारे मिले हैं, नालियाँ मिले हैं, बड़े बड़े भवन मिले हैं, नालियाँ लकड़ी की भी बताते हैं, कुछ अपने ईंटों की भी बताते हैं। तो ये इसका टॉपिक है, अपन अलग से लेकर के आएंगे। राखी गढ़ी है बनवाली, राखी गढ़ी बनवाली है, ये हरियाणा में है। और हल्लूर जो सभ्यता है ये कर्नाटका में है। तो इस प्रकार से मोटी मोटी अपनी सभ्यताएं हैं ये हो गई हैं। अब अपन बात करते हैं भारत की वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता मतलब बहुत पुरानी काल की है, जो अपन ने पहला बिंदु पढ़ा था भारतीय इतिहास के स्रोतों में। वेदों के द्वारा जो 4 वेद थे, अपन ने 4 वेदों के द्वारा अपने भारतीय इतिहास की जानकारी जो मिली थी, उस बात पे आ जाते हैं। वैदिक सभ्यता जो आर्य द्वारा निर्मित है। अब अपन चर्चा करते हैं वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित, यानी वैदिक सभ्यता में जाते हैं अपन थोड़े वापस। तो वैदिक सभ्यता है ये किसके द्वारा निर्मित की गई है, तो चर्चा करते हैं तो अपन अलग अलग प्रकार से सुनते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट डिसीजन निकलता है कि वैदिक सभ्यता है ये आर्यों के द्वारा निर्मित है। वैदिक सभ्यता है इसको 2 भागों में बांटते हैं अपन। जैसा कि एक तो पूर्व वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल है ये 500 से 1000 ईसा पूर्व का है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटेंगे तो पूर्व वैदिक काल है 1500 से ये 1500 से है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है। और उत्तर वैदिक काल यानी बाद का जो वैदिक काल है ये 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के अंतर्गत माना जाता है। अब आर्यों की ये सभ्यता है, इसकी क्या क्या खास बात रही है, क्या क्या इनकी विशेषता रही है, देखिए ध्यान से देखेंगे अपन। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका ये, बिल्कुल साथ मक्खन लेके आया हूँ बिलो बिलो करके। ज्यादा 10 पेज पढ़ने की बजाय ये एक ही पेज है, एक ही वीडियो देख लीजिए। आपका जो प्राचीन इतिहास से प्रश्न आएगा वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जैसा कि अपन देख रहे हैं कि आर्यों का मूल स्थान, बहुत बार प्रश्न आता है कि आर्यों का मूल स्थान कौन सा है। कोई मध्य एशिया बताता है, कोई एशिया बताता है, कोई भारत बताता है, कोई यूरोप बताता है, कहीं अलग अलग इसके दंत हैं। लेकिन आर्यों का मूल स्थान है ये मैक्स मूलर के द्वारा मध्य एशिया बताया गया है, जो लगभग अब सही माना जाता है इसको। आर्यों का मूल निवास स्थान का है मध्य एशिया है, जिसकी पुष्टि है वो मैक्स मूलर के द्वारा की गई है। इस समाज में, वैदिक समाज में, वैदिक सभ्यता में समाज को किस तरीके का समाज माना गया था, मात्र सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, अभी भी आया था पिछले वाला, मात्र सत्तात्मक था। तो ये जो वैदिक सभ्यता है यहाँ पर आते आते माता का जो वर्चस्व था वो कम हो गया था, और यहाँ आकर के जो समाज है पितृ प्रधान हो गया था, यानी पिताजी की भूमिका है वो ज्यादा हो गई थी। हस्तक्षेप में पिताजी का स्थान महत्वपूर्ण हो गया था। आज भी यही है, आज भी जो अपनी है समाज है वो पितृ सत्तात्मक है। धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ मात्र सत्तात्मकता की तरफ जा रहा है, जैसे कि समाज का मुखिया है वो महिलाओं को बनाया जाने लगा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मात्र सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक होना कोई अलग बात नहीं है, दोनों में से कोई भी हो जाइए, बस दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। और जो प्रभुत्व है, कोई भी बात है वो किसी एक के पक्ष में नहीं जानी चाहिए, दोनों विचार विमर्श करके करेंगे तो इसमें मात्र प्रधान या पितृ प्रधान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो वर्तमान का फिर भी समाज है इसको पितृ प्रधान समाज माना गया है। भाषा उस समय की वैदिक काल में भाषा संस्कृत थी, भाषा उसमें क्या थी, संस्कृत थी, बोलचाल की भाषा भी ये थी और इतिहास लेखन की भाषा भी यही थी। ग्राम का मुखिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगा लो चाहिए, यहां से प्रश्न उठते हैं, मैं बताता हूं। ये IMP ग्राम का मुखिया है ग्रामीणी कहलाता है, ग्राम का मुखिया है ग्रामीणी कहलाएगा। विष का मुखिया विषपति, और शासक को राजन कहते हैं, द्रुपति को पुरम कहते हैं, है ना। तो ग्राम का मुखिया एक बार कहा हुआ है, ग्राम का मुखिया वैसे सरल ही है वैसे तो ग्रामीणी, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष का प्रधान है वो विषपति कहलाता है, शासक को राजन कहते थे, द्रुपति को पुरब कहते हैं, द्रुपति है उसको पुरब कहा जाता है। और गोचर भूमि का जो स्वामी है, गायों को चरने के लिए जो गोचर भूमि थी उसका एक मालिक छोड़ा जाता था, उस मालिक को वाजपति कहा जाता था। गोचर भूमि के मालिक को क्या कहेंगे, वाजपति कहेंगे। और राजा की सलाहकारिणी सभा, एक राजा को सलाह देने के लिए सलाहकारिणी सभा हुआ करती थी, जिसको सभा व समिति के नाम से जाना जाता था। और सभा का जो अध्यक्ष होता था उसका ईशान कहते थे। प्रश्न यहां से उठ सकता है कि राजा की सलाहकारिणी जो सभा थी उसको सभा व समिति सभा देती थी उसको, इसमें सभा का अध्यक्ष वो क्या कहलाता था, ईशान कहलाता था। ईशान एक अपना दिशा का नाम भी है।
जीवन भर अविवाहित महिला, वे महिलाएं जो जीवन भर विवाह नहीं किया करती थी, कुंवारी रहती थी, वो जीवन भर अविवाहित महिलाओं को एमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता? एमाजू, है ना। जीवन भर अविवाहित रहेंगी तो माँ के जैसी लगती नहीं थी, वो माँ बनती नहीं थी, तो क्या हो गया? एमाजू, यानी माँ नहीं है। तो अविवाहित महिला, लॉजिक है ना, किताब की भाषा नहीं है। एमाजू यानी अविवाहित रहेगी तो माँ के जैसी नहीं दिखती है, तो एमाजू हो जाएगी। और घर का मुखिया या पिता है वो कुलप कहलाता था। गाय को अधन्या कहते थे, न मारा जाने वाला पशु, यानी उस समय में गाय का वध करना अपराध था, गाय को मारा नहीं जाता था, आज भी है और मारना भी नहीं चाहिए। मैं तो निवेदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अपने हाँ, मैं भजन लाल जी शर्मा से निवेदन करता हूं कि गाय को है राज्य पशु बनाया जाए और राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए तो और बहुत अच्छा हो जाए। तो गाय को उस समय भी मारा न जाने वाला पशु मानते थे और आज भी मानते हैं। स्त्रियां यज्ञ कार्य में पति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पहले से ही लगा हुआ है, ये देख लीजिए। यहां से प्रश्न आता है कि वैदिक काल के संबंध में सत्य कथन बताओ या असत्य कथन बताओ। और ये जो कथन है कि स्त्रियां यज्ञ कार्य में पति के साथ भाग लेती थी, ये कंफ्यूजन करेगा, बच्चा सोचेगा पुराने जमाने की बात है, स्त्रियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता होगा और वो यज्ञ में इनके साथ में भाग नहीं लेती थी, जबकि है उल्टा, स्त्रियां यज्ञ कार्य में पति के साथ भाग लेती थी। तो याद रखना, आपको तो भाग दिलाना है किसमें? वैदिक काल में। वैदिक काल में मंत्रोच्चारण यज्ञ करते थे, तो यज्ञ स्त्री के बिना तो पूर्ण ही नहीं होता है ना भाई, जोड़े में बैठना पड़ता है। पति की मृत्यु के बाद वह स्त्री अपने देवर से विवाह कर लिया करती थी। खोज है उसमें वैदिक काल में किसकी खोज हुई थी? लोहे की, या इसको श्याम ऐस कहा जाता है, ऐस यानी लोहा होता है, तो इसकी खोज लोहे की हुई थी। पणी, पणी क्या है? इंपॉर्टेंट रहेगा। पणी, पणी है वो दूर दूर तक व्यापार करने जाने वाला व्यक्ति, यानी एक व्यापारी व्यक्ति था तो दूर दूर तक व्यापार करता था, इसको हम क्या कहते थे? पणी कहते थे। वेक नोट, वेक नोट का दूसरा नाम सूदखोर है, जो अपन समझ सकते हैं। वेक नोट सूदखोर, ब्याज लेने वाला व्यक्ति सूदखोर कहलाता था। जैसे आज भी प्रचलन में है कि भाई कुछ पैसे दे दो, 2 रुपया सैकड़े का ब्याज ले लेंगे, रकम रख के अपन लेते हैं, जो भी ब्याज से पैसा लेते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वेक नोट कहते थे। इसको वर्तमान में भी सूदखोर कहा जाता है। प्रिय देवता, वैदिक सभ्यताओं में कौन कौन से देवता थे जो लोगों के प्रिय थे, जिनकी पूजा ज्यादा हुआ करती थी? वैदिक सभ्यता में प्रिय देवता थे अग्नि, इंद्र, सोम, सूर्य, प्रजापति और वरुण। इन देवताओं की वो पूजा किया करते थे। देवता बच्चों, देवता अलग होते हैं और भगवान अलग होते हैं, है ना। परम पूज्य तो देवता ही होते हैं, भगवान तो इनकी बात की कड़ी में आते हैं। देवताओं में कौन होते हैं? जो हमें जीवन देते हैं, जैसे अग्नि है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, पानी है, ये सब क्या है? देव हैं। मुद्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था? निष्क्रिया सतनाम के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में मुद्रा है निष्क्रिया सतनाम के नाम से जानी जाती थी। और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कई बार का प्रश्न आया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वी 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 लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछते हैं कि सत्यमेव जयते का जो वाक्य है वो कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और अंतिम लाइन है इसकी अपने वैदिक काल की। इसमें महाकाव्य भी प्रसिद्ध रहे हैं। महाभारत, जिसको जैम संहिता, जय संहिता भी कहा जाता है, वेद व्यास द्वारा रची गई है। और रामायण वाल्मीकि जी द्वारा रची गई रचना है। ये 2 रचनाएं हैं वैदिक साहित्य की, बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अंदर भी अपने को भारत के प्राचीन इतिहास की झलक देखने को मिलती है। अब अपन अगली कड़ी में बढ़ते हैं, भारत के महाजनपद काल एवं मगध का विकास। हम महाजनपद लेकर के आ रहे हैं। महाजनपद, प्राचीन भारत के इतिहास में अपन अगली कड़ी में लेकर आए हैं महाजनपद एवं मगध का विकास। महाजनपद और मगध का विकास,
मतलब प्राचीन भारत में जैसा कि आप देख रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले भारत है वो 16 अलग अलग भागों में बटा हुआ था। बटा हुआ तो नहीं कह सकते अपन, इसके जनपद बना रखे थे अपन, है ना। तो वो 16 जनपद हैं। कौन से तो 16 जनपद थे और उनकी कौन सी राजधानियां थी और उनके कौन से क्षेत्र थे। यहां से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई भी थोड़ा सा हल्का सा ऊपर स्टैंडर्ड एसटीसी पीटीटी को छोड़ दें, चतुर्थ श्रेणी को छोड़ दें, तो आप रीट से स्टार्ट हो जाइए। रीट है, अपने राजस्थान पुलिस है, और कोई भी बड़ी एग्जाम, पटवारी ले लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस वगैरह, ये तो है ही हैं ऊंची एग्जामों में सब में। यहां से एक पर्सन निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट में तो आता ही आता है। पिछली बार भी जैसा रीट में लगातार दोनों सालों से एक पर्सन यहां से उठ रहा है, और बिल्कुल एक सारणी है आपको जो याद करनी है। यहां से एक पर्सन पक्का रीट में उठेगा। आप देख रहे हैं कि महाजनपद एवं मगध का विकास, महाजनपद थे और मगध का विकास कैसे हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसके अनुसार भारत में 16 महाजनपद थे, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय नाम का, जो बौद्ध ग्रंथों में से है, बौद्ध धर्म का है। इसमें कहा गया है कि भारत है जो 6ठी शताब्दी से पहले है, इसमें 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में ये बटा हुआ। प्रश्न एक यहां से बन गया कि किसके कौन से ग्रंथ के अनुसार भारत है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जो क्या आ गया आपका महाजनपदों में बटा हुआ था अंगुत्तर निकाय के अनुसार। याद रह जाएगा कि भी कौन से ग्रंथ के अनुसार भारत है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी ईसा पूर्व से पहले भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों अपन महाजनपदों की। देखिए ये इस साइड के हैं 16 है अपने महाजनपद हैं, ये राजधानियां हैं, ये क्षेत्र हैं, साफ साफ दिख रहे होंगे महाजनपद। अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक और गंधार। इसमें से काफी इंपॉर्टेंट है वो मैंने इंपॉर्टेंट लगा भी रखे हैं, 16 ही तो हैं, याद करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो यहां से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना बनती है। जैसा कि आपको करना कुछ नहीं है, महाजनपद और उसकी राजधानी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। क्षेत्र तो वैसे जानकारी के लिए दिए हैं, आज तक तो पूछा नहीं है, पूछने की कोई संभावना भी नहीं है। एक प्रश्न है जो राजस्थान वाला है, मध्य प्रदेश से विराटनगर, ये आपको पूछ सकते हैं और ये हाईलाइट भी रहेगा, इंपॉर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि विराटनगर जो था वो पहले अपने जयपुर के अंदर आता था और आजकल विराटनगर जिसको बैराट कहते हैं ये कोटपुतली बहरोड में चला गया है। तो कोटपुतली बहरोड में जाने के कारण ये थोड़ा हाईलाइट आपका रह सकता है, जिसको हम आगे देखेंगे क्रमवार क्रम। पहला महाजनपद है अंग। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी कौन सी थी? चंपा, है ना। और चंपा में कौन कौन से प्रदेश आते हैं? भागलपुर, मुंगेर, जो कि दोनों ही बिहार में हैं। मगध की राजधानी थी राजगृह। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह, गिरिवर्ज भी कहते हैं इसको। इसमें पटना और गया आते हैं, जो कि बिहार में है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ज्यादा ये है। मगध की राजधानी राजगृह। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी कौन सी है? वाराणसी है। वाराणसी इसका क्षेत्र पड़ता है जो यूपी में है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है जो इलाहाबाद में है, यूपी में है। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह मिथिला, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये इसके क्षेत्र पड़ते हैं इसमें और बिहार में है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। गोंडा, फैजाबाद इसके प्रदेश पड़ते हैं जो उत्तर प्रदेश में है। अवंती की राजधानी महिष्मती, सुना होगा आपने, है ना, बाहुबली में महिष्मती था ना, बाहुबली, तो उसमें ये अवंती की राजधानी महिष्मती, उज्जैन, मालवा, एमपी में पड़ता है, ये इसके प्रदेश आएगा। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशावती। कुशावती में गोरखपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश के जो दो क्षेत्र हैं इसमें आते थे। पंचाल प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न पूछा आता है। पंचाल प्रदेश की राजधानी अहिछत्र थी, इसको कांपीले भी कहा जाता है। पंचाल की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्र, कांपीले। ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र इसके अंदर आते हैं जो यूपी में हैं। चेदी की शक्तिमती, चेदी की राजधानी कौन सी थी? शक्तिमती, बुंदेलखंड क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। कुरु की इंद्रप्रस्थ,
कुरु की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी। कुरु प्रदेश इंपॉर्टेंट रहा है महाभारत काल में, देखना कुरु प्रदेश, विराटनगर की राजधानी थी इसकी, विराटनगर सॉरी इंद्रप्रस्थ है, कुरु की इंद्रप्रस्थ, विराटनगर तो अपने मत्स्य प्रदेश की राजधानी वाली है। दिल्ली, मेरठ, हरियाणा ये इसके अंतर्गत क्षेत्र रहे हैं। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्षेत्र आ गया है अपना मत्स्य प्रदेश, जिसको अलवर, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र इसके अंतर्गत गिना जाता है। ये मत्स्य में इसकी राजधानी विराटनगर जो जयपुर में पड़ती है। जयपुर में से अब आजकल विराटनगर, बैराट, जिसको अपन जहां से अशोक का बाम्बरू का शिलालेख भी मिला था, इसको विराटनगर को बैराट भी कहते हैं। ये वर्तमान में क्या है, कोटपुतली बहरोड में चला गया है। जो कोटपुतली जयपुर से लिया है और बहरोड है वो अलवर से लेकर के एक नया जिला है, इसकी स्थापना कर दी गई है। वर्तमान में विराटनगर कहाँ है? कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत आएगा। इसके मत्स्य प्रदेश की राजधानी विराटनगर है, जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर क्षेत्र पड़ते हैं जो राजस्थान में हैं। कंबोज की राजधानी हाटक है। हाटक हजारा राजौरी उत्तर प्रदेश में है। सूरसेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, सूरसेन की राजधानी मथुरा है, ये मथुरा में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अस्मक, पोटल, पाटली, अस्मक महाजनपद की राजधानी है, पोटल या पाटली कहो, ये गोदावरी का दक्षिण भाग है, दक्षिण भारत में ये पड़ता है। और गांधार प्रदेश है, तक्षशिला इसकी राजधानी है। गांधार प्रदेश की राजधानी क्या है? तक्षशिला है। ये रावलपिंडी, पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में है। गांधार वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी तक्षशिला है। और रावलपिंडी, पेशावर पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, अभी जो वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान में है। अब करना क्या आपको, ये क्षेत्र याद रहे या न रहे, लेकिन आपको ये चीज याद करनी है, यानी महाजनपद और उसकी राजधानी, है ना। देखो अंग है ना, महाजनपद और उसकी राजधानी है, अंग के चिपा-चिपी नहीं करनी चाहिए, है ना। गर्मियों का मौसम है, पसीना भी आया हुआ है, तो क्या है, अंग का चंपा, अंग के चंपा चप्पी नहीं करनी चाहिए। भी गर्मी लग रही है, सब खुले खुले रहना चाहते हैं, तो क्या है, अंग का चंपा, ठीक है। अंग की राजधानी चंपा है। मगध की राजगृह मरा, है ना। मगध की मरा, मरा में नाम देखो, मरा, जब भी कोई नाम, कौन मर गया, भी कोई मर भी जाता है, अरे मरो रे, ऐसे मरा नाम आता है, तो मगध की राजधानी राजगृह। मगध की राजधानी क्या है, राजगृह। मरा, मरा क्यों, गिर गया, मरा क्यों, गिर गया, भाई मरा, मगध की राजधानी राजगृह, है ना। मरा क्यों, वो गिर गया, देखो गिरिब्रज, गिरिब्रज हो गई याद। अंग की राजधानी ना भाई, चंपा चप्पी नहीं है, चंपा। मगध की राजधानी मरा, राजगृह, क्यों मरा, गिर गया, गिरिब्रज। काशी की राजधानी वाराणसी है, काशी वैसे याद रह जाएगा, काशी की राजधानी वाराणसी है ना। काशी की राजधानी वाराणसी है। तो काशी में जैसे कि अपन देखते हैं, एक कोई और लॉजिक भी देता हूं मैं इसको, काशी में सी है और इसकी राजधानी में भी लास्ट में सी मिलेगा आपको, बाकी शायद कहीं भी सी नहीं है, देख लीजिए, बी है, ली है, ला है, ती है, ती और कहीं भी नहीं है। तो काशी राजधानी है, काशी जो महाजनपद है, इसकी राजधानी में लास्ट में आपको क्या मिलेगा, सी। काशी में सी है तो इसकी राजधानी में भी आपको क्या मिलेगा, सी। ये काशी की राजधानी में ध्यान रखना है, आपको क्या मिलेगा अंत में, सी। ये सी कैसा भी हो चाहे कोई बात नहीं है ना। ये अब आता है अपना वत्स। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी, है ना। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वज्जी, वैशाली, वज्जी की वैसे वै है ना। वज्जी की राजधानी है वैशाली, इसको विदेह भी कहते हैं, मिथिला भी कहते हैं। कौशल, श्रावस्ती, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। अवंती की राजधानी है महिष्मती। अवंती में अवंती, महिष्मती, अवंती की राजधानी क्या है, महिष्मती, इसको उज्जैन भी कहते हैं। मल्ल, कुशावती, पंचाल, अहिछत्रपुर या कांपीले, चेदी की शक्तिमती, चेदी की शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटलिया पाटली और गांधार का तक्षशिला, ये इनकी राजधानियां रहेंगी।
अब थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं मगध का संस्थापक। टॉपिक अपना क्या था? महाजनपद एवं मगध का विस्तार। तो ये महाजनपद तो हो गई है, अब अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मगध की। मगध का जो संस्थापक है वह है बृहद्रथ है। मगध का जो संस्थापक है वो कौन है? बृहद्रथ माना जाता है। पूछ लिया जाए कि मगध का संस्थापक कौन है तो बृहद्रथ हो जाएगा। बिंबिसार, मगध बृहद्रथ के बाद में आता है बिंबिसार। बिंबिसार है, ये बड़ा शक्तिशाली शासक था इस वंश का। पूछ लिया जाए कि मगध का शक्तिशाली जो शासक है वो किसको जाना है? शक्तिशाली शासक बिंबिसार को माना जाता है। इसके बाद में आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक कहते हैं। अजातशत्रु के बाद में आता है उदयिनी, जिसको उदयिन भी कहते हैं। और इसके बाद में आता है नागदशक। नागदशक है, ये हर्यक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। नंद वंश का संस्थापक, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक है महापद्म नंद, इनके संस्थापक हैं। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। और इस नंद वंश का अंतिम शासक है जो घनानंद है। अंतिम शासक कौन है? घनानंद है। दोनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे क्या है, नंद वंश का संस्थापक में घनानंद भी कर देते हैं क्योंकि घनानंद थोड़ा फेमस नाम सा है, तो ध्यान रखना। नंद वंश का संस्थापक है वो महापद्म नंद है, यानी बड़ा आदमी, महान आदमी होगा वही तो स्थापना करेगा ना। तो देखो घनानंद में और महापद्म नंद में कौन बड़ा? महा लगा हुआ है, तो ये महापद्म नंद है, ये नंद वंश का संस्थापक कर देंगे। और अंतिम शासक है वो घनानंद हो जाएगा। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरी तरफ से मैं बड़ा ही मक्खन ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने, बिल्कुल जो आने वाला था वही। आजकल के बच्चे वैसे भी इनको तो वही चाहिए जो आने वाला है, और मैंने भी वही किया आपकी जो इच्छा देख करके। प्राचीन भारत का इतिहास है, इसको बिल्कुल मोटा रोल करता हुआ यहाँ तक ले आया हूँ। इसको आप खोल करके देख लीजिए। वीडियो में इतना मैटर डाल दिया है कि आप कोई भी एग्जाम दे देना, रीट का दे देना, पटवारी का दे देना, पुलिस का दे देना, फर्स्ट ग्रेड का दे देना, सेकंड ग्रेड का दे देना, जो भी एग्जाम देंगे आप, यहाँ तक कि आरएस प्री और मेन का भी दे देना, आरएस प्री मेन का भी दे देना। ये इसमें भी मेन में तो अलग अलग सब्जेक्ट जाते हैं, प्री वाला भी देख लेंगे आप। तो जो बड़ी एग्जाम है उसमें से आज की जो वीडियो में मैं गारंटी लेता हूँ 5 से 7 क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में आपको टच मिल जाएंगे। शर्त यह है कि उसमें भारत का प्राचीन इतिहास होना चाहिए, है ना। तो इन वीडियो को आप देखिए, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।